Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is Daily Newspaper Video. इस वीडियो में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। ये वो आर्टिकल्स हैं जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। हमने ये देखा कि जो सेंचुरी ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट इजराइल और पैलेस्तीन में चल रहा था, ये दोबारा रिवाइव हो चुका है जब हमास, जो कि एक पैलेस्तीन मिलिटेंट ग्रुप है, इसने इजराइल पे अटैक किया और बदले में इजराइल ने भी स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। और जो तस्वीरें इजराइल और गाज़ा स्ट्रिप से सामने आ रही हैं, दैट इज़ शोइंग अस द इमेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन दैट इज़ हैपनिंग ओवर देयर, और ये कम्प्लीटली एक वॉर जोन में कन्वर्ट हो चुका है, जिसके चलते इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया, जिसका मेन एम है कि इजराइल के जो वॉर टॉर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे जो इंडियंस फंसे हुए हैं, उन इंडियंस को इवैक्यूएट करके दोबारा इंडिया में लेकर आने के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया है। इसी के साथ साथ इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया का क्या स्टैंड है, इसे भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लियर कर दिया है। नाउ जब भी इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट की बात आई है, इंडिया हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड द टू स्टेट सोल्यूशन। टू स्टेट सोल्यूशन का बेसिक आइडिया ये है कि इजराइल के साथ साथ पैलेस्तीन को भी एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट बनाना चाहिए, म्यूचुअली एग्री करके बॉर्डर्स रिकग्नाइज किए जाएं और इजराइल एक अलग कंट्री बने और पैलेस्तीन एक अलग इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री बने। और इस कंडीशन में जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, इसमें भी इंडिया ने अपने इसी लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी को दोबारा री एम्फेसाइज किया है दैट इंडिया इज विद द सॉल्यूशन ऑफ टू स्टेट इन दिस एरिया। आगे बढ़ते हैं। 2023 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज हुआ है, जिसमें कंट्रीज़ को रैंक दिया गया है एंड इंडिया का रैंक इस बार आया है 111। और इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि पिछले साल 2022 में इंडिया का रैंक था 107। सो वी कैन सी कि एक बहुत बड़ा डिक्लाइन इंडिया की पोजीशन में आया है। लास्ट ईयर वी वर एट 107 पोजीशन और इस साल हम स्लिप करके 111th पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। और एक चीज़ ये भी है कि अगर हम 111 पे हैं, टोटल 125 कंट्रीज़ का यहाँ पे इंडेक्स बनाया गया, हमारे पीछे बस अफ़गानिस्तान है, हेती है और जो सब सहारन कंट्रीज़ हैं अफ्रीका के, वो प्रेजेंट हैं। इसका मतलब हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, दे ऑल हैव परफॉर्म्ड बेटर देन इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ये 100 पॉइंट स्केल होता है। इसमें 100 तक का स्कोर रहता है, ठीक है। अब क्या इसके पीछे बेसिस है? अगर किसी कंट्री का स्कोर 0 आता है, दैट इज़ द बेस्ट स्कोर टू अचीव। इसका मतलब है कि उस कंट्री में बिल्कुल हंगर नहीं है, दैट मीन्स नो हंगर। और अगर किसी को 100 स्कोर मिलता है, दैट इज़ द वर्स्ट स्कोर विच इंडिकेट्स कि यहाँ पे बहुत सिवियर हंगर प्रेजेंट है। इंडिया का जो स्कोर रहा है, जिससे कि हमें 111th पॉइंट मिला है, दैट इज़ वी हैव स्कोर्ड 28.7 ऑन दिस स्केल, जो कि हमारे हंगर सिचुएशन को सीरियस कैटेगरी के अंदर ले जाता है। इस इंडेक्स में 4 इंडिकेटर्स के ऊपर फोकस किया जाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम हंगर माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, हम नॉर्मली भी हमारी क्लासेस में इन इंडिकेटर्स को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट इंडिकेटर इज़ अंडर नरिशमेंट। अब अंडर नरिशमेंट क्या है? ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है कि अगर कोई कहीं पे फूड अवेलेबिलिटी इनएडिक्वेट है, तो ऐसे केस में क्या है, अगर फूड अवेलेबिलिटी कम होगी तो जो पॉपुलेशन है उसे पूरा नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा और उस कंडीशन को हम बोलेंगे अंडर नरिशमेंट। इसी के साथ साथ दूसरा बड़ा इंडिकेटर यहाँ पे आता है, जिसे हम कहते हैं चाइल्ड वेस्टिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। चाइल्ड वेस्टिंग बेसिकली अंडर 5 एज जो बच्चे हैं
उनमें देखा जाता है कि वो कौन कौन से बच्चे हैं जिनका वेट कितना है अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, और जब हाइट के अनुसार वेट देखा जाए अगर ये लो आए तो ऐसे केस में चाइल्ड वेस्टिंग कहा जाता है। ये एक्यूट अंडर नरिशमेंट का इंडिकेटर है कि हाइट के हिसाब से वेट कम होना ये एक्यूट अंडर नरिशमेंट का इंडिकेटर है। इसी के साथ एक और इंडिकेटर आता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं चाइल्ड स्टंटिंग। स्टंटिंग क्या है? अगेन 5 साल की उम्र से छोटे बच्चे, उनकी एज के हिसाब से उनकी हाइट को जब देखा जाए कि इतनी एज पे इतनी हाइट होनी चाहिए और फाइंडिंग ये आए कि इन बच्चों की हाइट कम है अकॉर्डिंग टू देयर एज, तो इस सिचुएशन को बोला जाता है स्टंटिंग। और स्टंटिंग हमेशा क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन का रिजल्ट होता है। एक्यूट वेस्टिंग से पता चल जाएगा कि भाई वेट कम हो गया हाइट के अनुसार। स्टंटिंग मतलब क्रॉनिक, लंबे टाइम से इसका इफेक्ट क्या पड़ा कि एज में, इस एज पे जितनी हाइट होनी चाहिए थी उतनी हाइट नहीं है। लो हाइट फॉर देयर एज इज रिफ्लेक्टेड बाय चाइल्ड स्टंटिंग। एंड लास्ट पैरामीटर हमारे पास यहाँ पे आता है विच इज अबाउट चाइल्ड मोर्टैलिटी। नाउ मोर्टैलिटी का मतलब हम सब समझते हैं, डेथ रेट। चाइल्ड की बात हो रही है मतलब अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज कितने बच्चों की डेथ हो रही है, वो मोर्टैलिटी रेट रिफ्लेक्ट करता है कि ओके किस लेवल का न्यूट्रिशन और कैसे इन्वायरमेंट में वो बच्चे अपना नरिशमेंट ले रहे थे। अगर चाइल्ड मोर्टैलिटी रेट ज़्यादा है ये रिफ्लेक्ट करता है कि इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन था और अनहेल्दी इन्वायरमेंट था। तो इन इंडिकेटर्स को आप याद रखेंगे। अब इंडिया के जो हंगर इंडेक्स में क्या लेवल्स आए हैं, एक तो हमने ये देख लिया कि हमारा स्कोर कितना आया है 28.7, जो कि हमें सीरियस कैटेगरी के अंदर प्लेस करता है। फिर जब हम चाइल्ड वेस्टिंग की बात करते हैं तो वेस्टिंग लेवल में हमारा जो अंडर नरिश्ड बच्चों की जो रेशियो है व्हेन इट कम्स कि उनका हाइट के हिसाब से कितना वेट है, ये बहुत अलार्मिंग लेवल पे 18.7% बच्चे इंडिया में चाइल्ड वेस्टिंग के अंदर आते हैं, विच इज़ वेरी मच अलार्मिंग कि अगर हमारे 18.7% बच्चों में वेस्टिंग एग्जिस्ट कर रही है जो कि एक्यूट अंडर नरिशमेंट का इंडिकेटर है। फिर ओवरऑल देखा जाए तो अगर हम अंडर नरिशमेंट देखें तो इंडिया में 16.6% इंडिया में अंडर नरिशमेंट है, जो कि इस ग्रेविटी को, इस सिचुएशन को और हाईलाइट करता है। एंड व्हेन इट कम्स टू मोर्टैलिटी कि अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज कितने बच्चों की डेथ हुई, सो दैट कम्स आउट टू बी 3.1%। ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। फिर अलग से हम एक और चीज़ जो फेस करते हैं दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ एनीमिया अमंग द वुमेन। ये भी एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, स्पेशली 15 साल से लेकर 24 ईयर्स तक के जो विमेन हैं उनमें 58.1% से ज़्यादा विमेन को एनीमिया से वो सफ़र करती हैं। हालांकि इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को इंडियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है, इस रैंकिंग को रिजेक्ट कर दिया है, बिकॉज वी हैव कंसर्न्स अबाउट द मेथड्स दैट दे यूज़ टू रैंक द कंट्रीज़। इस मेथड के इश्यूज़ को पिछले साल भी रेज किया गया था कि ये जो मेनली 4 इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं ये सिर्फ बच्चों की हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, दे डू नॉट रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन। तो सिर्फ अंडर 5 इंडिकेटर्स को यूज़ करके पूरी पॉपुलेशन का हंगर इंडेक्स किस तरह आप प्रेजेंट कर सकते हैं। सो इंडिया हैज़ ऑलवेज ऑब्जेक्टेड ऑन दिस। और साथ ही में इस इंडेक्स को प्रिपेयर करने के लिए जो सैम्पल साइज़ लिया जाता है दैट इज़ ऑफ 3000। अब इस सैम्पल को भी इंडिया ने क्वेश्चन किया है कि जो सिर्फ सैम्पल साइज़ 3000 का यूज़ किया जाता है, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन करोड्स में है, 3000 लोगों की सैम्पल करोड्स ऑफ पॉपुलेशन को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। तो इन बेसिस के ऊपर इंडिया इस रिपोर्ट, इस रैंक को रिजेक्ट करता है। हालांकि जो इंडिया की रैंकिंग है इट अंडरस्कोर्स द चैलेंज व्हेन इट कम्स टू हंगर एंड अंडर न्यूट्रिशन। हमें क्रिटिकली इन इश्यूज़ को टैकल करना होगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड वेस्टिंग, अंडर न्यूट्रिशन,
ताकि कंट्री का जो पूरी पॉपुलेशन है उसकी वेलबींग को मेंटेन करने के लिए इट इज़ हाई टाइम टू फोकस ऑन हंगर एंड अंडर न्यूट्रिशन। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट रिटेल इन्फ्लेशन। नाउ अगर आप इसकी हेडलाइन पढ़ें, इट सेज दैट रिटेल इन्फ्लेशन कूल्ड फ्रॉम 6.83% इन अगस्त टू 5% इन सितंबर। तो बेसिकली यहाँ पे हमें ये शो किया जा रहा है कि इंडिया की जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो कम हुई है, डिक्रीज हुई है। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन। पहले बात करते हैं इन्फ्लेशन की। सिंपल शब्दों में बोले तो महंगाई, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं अगर उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो उसे हम बोलते क्या हो गई, इन्फ्लेशन हो गई। अब यहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन बोली है। रिटेल इन्फ्लेशन में बेसिकली वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि एक कंज्यूमर बाय करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल केयर, जो कंज्यूमर अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करता है, उसमें अगर प्राइसेस इंक्रीज हो जाएं तो उसे कहा जाता है रिटेल इन्फ्लेशन। इसे मेजर करने के लिए सीपीआई आता है। सीपीआई क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। इसीलिए रिटेल इन्फ्लेशन को बहुत कॉमनली कंज्यूमर इन्फ्लेशन भी कह देते हैं। ये वो इन्फ्लेशन है जो कि कंज्यूमर लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे फेस की जाती है, ठीक है। इसे सीपीआई इंडेक्स अलग अलग लेवल पे मेजर करता है। आप इसे इकोनॉमी की क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। हमारे पास आता है सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, देन देयर इज सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, सीपीआई फॉर रूरल लेबरर्स एंड सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो ये सब हमारे पास अलग अलग तरह से सीपीआईज़ को कैलकुलेट किया जाता है। मेनली अब जो इस आर्टिकल में हमें शो किया गया है वो ये है कि चलो हमारा सितंबर मंथ में जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो डिक्रीज हुई है, ठीक है। मेनली हमने देखा कि अगस्त के महीने में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई थी बिकॉज ऑफ द राइज इन प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स, जो कि सितंबर आते आते वेजिटेबल्स का जो महंगाई थी, जो प्राइसेस बढ़े थे वो थोड़े स्टेबलाइज हुए। साथ ही में हमने देखा कि जो एलपीजी सिलेंडर प्राइसेस थे उनको भी कट डाउन किया गया, जिसके रिजल्ट से सितंबर मंथ में इंडिया की जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो डिक्रीज हुई। और ये जो सीपीआई का डाटा आता है इसे हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यूज़ करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। एंड जो टारगेट हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने सेट किया है दैट इज़ 2% to 6% कि इसके बीच में इन्फ्लेशन मेंटेन रहनी चाहिए। अब आप देखो अगस्त के महीने में यही रिटेल इन्फ्लेशन 6.83% थी जो कि इस टारगेट को ब्रीच कर रही थी, और सितंबर मंथ में हमारी इन्फ्लेशन आ चुकी है 5% पे, विच इज़ विद इन द टारगेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसी के साथ साथ एक और इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट इंडेक्स रिलीज़ हुआ है विच इज़ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है जो कि हमारे इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोडक्शन हो रही है, जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन में कितना चेंज आ रहा है उसे रिफ्लेक्ट करता है कि भाई जो इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्ट्स बने हैं विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, उसे इंडिकेट करने के लिए जो इंडेक्स आता है दैट इज़ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और इसे हर मंथ, एवरी मंथ NSO विच इज़ नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसे पब्लिश करता है, ठीक है। इसमें जो इंडस्ट्रीज़ जिनकी रेट को मेजर किया जाता है इन्हें मेनली 2 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं ब्रॉड सेक्टर्स। ब्रॉड सेक्टर्स जैसे कि माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर ब्रॉड सेक्टर्स। और कुछ आते हैं हमारे पास यूज़ बेस्ड सेक्टर, जैसे कि जिसमें बेसिक गुड्स आ जाते हैं, कैपिटल गुड्स हो गए, इंटरमीडिएट गुड्स हो गए, वो सब इस यूज़ बेस्ड सेक्टर में आते हैं। जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इसे गवर्नमेंट एजेंसीज यूज़ करती हैं, RBI यूज़ करता है पॉलिसी मेकिंग के लिए, बिकॉज ये हमें एक पिक्चर शो करता है कि हमारी इंडस्ट्रीज़ कैसे परफॉर्म कर रही हैं, राइट।
और इसी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हमारी 8 कोर सेक्टर्स को मिलता है। इस पूरे इंडेक्स में 40.27% वेटेज किसकी है? हमारे कोर सेक्टर्स की है, जैसे कि रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, ये सब हमारे कोर सेक्टर्स हैं। और इस IIP के अंदर मेजर 40.27% हिस्सा किसका है? हमारे कोर सेक्टर्स का। अब क्या हमारे पास आया है कि हम अगर देखें अगस्त महीने में, तो हमारी जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो इंक्रीज हुई है। 14 मंथ हाई हमें IIP देखने के लिए मिला है इन द मंथ ऑफ अगस्त। जून के महीने के कंपैरिजन में ही 6% राइज अगस्त महीने में देखने के लिए मिला है। ठीक है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन गुड्स में एक बहुत बड़ा बूम आया है, जिसकी वजह से इतना सिग्निफिकेंट राइज हमें देखने के लिए मिला है। साथ ही में जो कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स हैं, इनकी आउटपुट भी ग्रो हुई है हमारे अगस्त के महीने में। इससे पहले जुलाई में ये 3.9% के आसपास था और अगस्त मंथ में ये इंक्रीज होकर 9% के आसपास पहुंच गया। तो बेसिकली हमारे पास जो वैल्यू आई है दैट इज़ ऑफ 10.3%, इट इज़ शोइंग कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा अपटिक देखने के लिए मिला है। So these were the important news articles for today's newspaper. I'll see you all in my next one. Thank you very much.